प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो उसी दिन खत्म हो गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आप अमित शाह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं अमित शाह यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के पहले एक भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। माननीय पहले के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में आपको कितना अंतर समझ में आता है? उत्तर प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश की कमान। नमस्कार, मैं सोनी निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अमित शाह यूथ ब्रिगेड के हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रम के दरशाह सर्किल के पहले एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद है अमित शाह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एस.के. शुक्ला जी। आइए जानते हैं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की विचारधारा, संगठन की भूमिका और राष्ट्र के समसामयिक मुद्दों पर डॉक्टर साहब से उनके स्पष्ट और ठोस विचार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने ये अमित शाह यूथ ब्रिगेड की जो स्थापना की है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? अमित शाह यूथ ब्रिगेड एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि भारत के यशस्वी कर्मयोगी गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों, सिद्धांतों, विचारों और उनके द्वारा भारत में चलाए जा रहे जो सकारात्मक जो उनके उद्देश्य हैं, जो राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा है, देश के लिए दिन रात अथक परिश्रम करके माननीय गृह मंत्री जी देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, समाज के अंतिम पावदान पर बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति के लिए जहां पर लोगों का संदेश नहीं पहुंच पाता है, अमित शाह यूथ ब्रिगेड माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मोदी जी के राष्ट्रभक्त के उद्देश्यों को समाज के अंतिम पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति के पास तक पहुंचाने का मूल उद्देश्य लेकर के अपना काम कर रहा है और इस संगठन को बनाने का मेरा मूल उद्देश्य भी यही है। ये वास्तव में है क्या? जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमित शाह यूथ ब्रिगेड को बनाने के पीछे मेरी मंशा यही थी कि माननीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों, सिद्धांतों, उनके विचारों, भारत के उत्थान में उनके द्वारा किए गए सकारात्मक विचारों को, प्रयोगों को भारत के अंतिम व्यक्ति तक, ऐसे लोगों तक ले जाने का उद्देश्य है। माताओं तक, बहनों तक, युवाओं को तक ले जाने का हमारा विचार है, जिससे माननीय अमित शाह जी की नीतियों से प्रभावित हो करके लोग भारत की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, सनातन की सेवा के लिए मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जड़ने का कार्य करें, समाज से जुड़ करके और राष्ट्रभक्ति का मार्ग अपना करके देशभक्ति के रास्ते पे चल करके राष्ट्र की सेवा कर सके। ऐसा हमारा अमित शाह यूथ ब्रिगेड का बनाने का उद्देश्य था। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे कि आपने इस ट्रस्ट का नाम श्री अमित शाह जी के नाम पर ही क्यों रखा है? इसके पीछे कोई मुख्य कारण? जी, जब कोई व्यक्ति से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से विचारधारा बन जाता है तो ये समाज के लोगों का एक जिम्मेदारी हो जाती है कि समाज के लोग उस विचारधारा को पूरे देश में, पूरे समाज में और ऐसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें जिससे उस विचारधारा से प्रभावित होकर के लोग उस विचारधारा से जुड़ सकें, देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे सकें। इसलिए मैं देख रहा हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक माननीय अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री नहीं कोई हुआ है। अब तक के जितने गृह मंत्री हुए हैं वह किसी न किसी सत्ता के निर्देश पर चल करके जो भी गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है वह अलग बात है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी एक कर्मयोगी बनकर के जिस तरह से भारत की सेवा के लिए रातों दिन लगे हुए हैं और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने इस संगठन को बनाया, जिससे समाज का ऐसा एक वर्ग जिसको कहीं प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है। आप देखिए
कि आज के देश में, आज के समय में पूरे देश में छात्र संघ पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोगों को राजनीति के प्लेटफॉर्म के लिए कोई माध्यम ऐसा नहीं है। तो मेरा उद्देश्य ऐसा है कि माननीय गृह मंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के लोग देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए माननीय गृह मंत्री जी के आदर्शों का पालन करके जुड़े और देशभक्ति और राजनीति के मार्ग को चुन करके देश सेवा का कार्य करें। इसमें हर तबके के लोग इससे जुड़ सकते हैं। समाज के हर हिस्से के लोग, इसमें महिलाओं का योगदान होगा, इसमें बुजुर्गों का योगदान होगा, खास करके युवा वर्ग का योगदान होगा, विद्यार्थियों का योगदान होगा। ऐसे लोगों का योगदान इसमें दिया जा रहा है, लोगों का योगदान दिया जा रहा है जो आगे चल करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी मजबूत योगदान देने में, मजबूत भागीदारी देने में आगे चल के आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे मानिए कि कुछ ही दिन में भारत माननीय अमित शाह जी के नीतियों पे चल करके विकसित राष्ट्र बनने के बिल्कुल करीब आ चुका है और वो बन करके रहेगा। जैसे कि आपने बात किया कि इसमें हर तबके के लोग मतलब कि इससे जुड़ सकते हैं, खास तौर से कार्यकर्ता भी जुड़ सकते हैं जो इस संगठन के हैं या किसी भी दल के हैं। तो ये लोग कैसे इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और महिलाएं कैसे इसमें अपना योगदान दे सकती हैं? अमित शाह यूथ ब्रिगेड का अभी तक पूरे भारत में 28 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चयन हो चुका है, उनको मनोनीत कर दिया गया है, राष्ट्रीय कमेटी बना दी गई है, महिला राष्ट्रीय कमेटी बना दी गई है। हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी कमेटी बना करके रात दिन अथक परिश्रम करके सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन माननीय गृह मंत्री जी भारत के विभिन्न राज्यों में, दिल्ली में अपने मंत्रालय में बैठ करके जिस तरह से अपने योगदान को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में चल रहे हैं, उनको हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक आईडी से, अपने ट्विटर से, अपने इंस्टाग्राम से उनके सारे प्रोग्राम को शेयर करता है और आम जनता के बीच में उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को पहुंचाने का कार्य करता है। और ये बहुत ही सशक्त माध्यम है जिससे हम लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जी, आजकल तो सोशल मीडिया मुख्य धारा में जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। आज देखिए, राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे के स्तर पर भी राजनीति करने वाले लोग, समाज सेवा करने वाले लोग, बिजनेसमैन जितने हैं, जिनको भी समाज में जुड़ करके रहना है, वह लोग सभी लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, फेसबुक का सहारा ले रहे हैं, इंस्टाग्राम का सहारा ले रहे हैं और ट्विटर का सहारा ले रहे हैं, एक्स जिसको कहते हैं। अच्छा, आपके अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत में जो भारत के सामने कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय? भारत के सामने सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा मेरे अनुसार विश्वास का है। आज के युवा वर्ग के पास, आज की महिलाओं के पास, आज के बुजुर्गों के पास लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है, सबसे बड़ा जो आप ये कहिए कि उनके सामने जो सोच है वो विश्वास का है। आज माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय अजय मिश्रा टेनी जी जिस तरह से राष्ट्र सेवा में दिन रात अथक परिश्रम करके लोगों के साथ न्याय करने का काम कर रहे हैं, लोगों को विकास के साथ जोड़ रहे हैं, देश में अलगाववाद, आतंकवाद, चरमपंथियों को जिस तरह से निस्तनाबूद किया जा रहा है, परिवारवाद पे जिस तरह से कठोर प्रघात किया जा रहा है, नक्सलवाद का जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी इस देश में लगभग अंतशा कर चुके हैं, इन सारी नीतियों से प्रभावित होकर के लोगों को राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए यह जरूरी है कि जब तक माननीय अमित शाह जी की नीतियों को, सिद्धांतों को, उनके विचारों को वो पढ़ने का कार्य नहीं करेंगे, जब तक उसको आत्मसात करने का काम नहीं करेंगे, तब तक वो राष्ट्रभक्ति का काम नहीं कर सकते हैं, राष्ट्र सेवा का काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उनको माननीय गृह मंत्री जी की नीतियों के सिद्धांतों को, उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए और राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ति का काम करना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में आपकी क्या राय है? आप कितना सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मैं पूर्ण सहमत हूँ। मैं जब इस देश के प्रधानमंत्री जी, जो हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं, इस देश के नेता हैं,
वो पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं और उनका रात दिन परिश्रम चल रहा है कि भारत को किस तरह से विकसित देशों की श्रेणी में नंबर 1 स्थान पर लाया जाए। और भारत को आज जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमसे पहले की पीढ़ी ने एक सपना देखा था कि भारत को किस तरह से विश्व गुरु बनाना है, उस विश्व गुरु को बनाने में माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, माननीय अजय मिश्रा टेली जी पूरी तरह से लगे हुए हैं। और एक न एक दिन, बहुत वह दिन करीब आ चुका है कि भारत का विश्व में प्रथम स्थान होगा। आप देखिए कि भारत ने मुद्रा के क्षेत्र में आर्थिक जो स्थिति है उसमें छलांग लगाते हुए, एक लंबी छलांग लगाते हुए किस तरह से अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में लाने का काम किया है। पीछे छोड़ दिया हाल ही में, और वह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के एकदम करीब सा है। और आप देखिएगा ये दिन दूर नहीं है कि भारत जो है वह विकसित देशों की अग्रणी श्रेणी में आकर के खड़ा रहेगा। आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन इस धरती से नेताजी के नाम से विख्यात स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का निधन हो गया। और उसके पहले की बात करें तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पे इस बात से सहमत हूँ कि जिस तरह से एक साजिश के तहत उनके ही बेटे ने देश के इतने बड़े नेता को उनकी कुर्सी से जिस तरह से अपदस्थ किया, साजिश कर से कुर्सी की लालच में, उसी दिन समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी के नाम से नहीं जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब पीडीए के नाम से जानी जाती है। और पीडीए का ये सिद्धांत है कि वो कहते हैं कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। आप देखिए, पिछड़े के नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, पिछड़े वर्ग के नेता डॉक्टर संजय निषाद हैं, पिछड़े के नेता अनुप्रिया पटेल हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो पिछड़े वर्ग को मूर्ख बना करके वह अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। जो पीडीए के सुप्रीमो, तथाकथित सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हैं, और पीडीए के लोगों को बेवकूफ बना करके अभी विगत लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पूरे खानदान को लोकसभा में भेजने का काम किया है। तो उनका एक सामाजिक समीकरण है। उन्होंने हमेशा प्रतिशत की राजनीति किया है और प्रतिशत की राजनीति करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। और मैं समाजवादी पार्टी को मानता ही नहीं हूँ। इस प्रदेश में कुछ समय के लिए पीडीए है, धीरे धीरे यह पीडीए भी पराभव की राह पे चल पड़ा है और इसका पराभव होना निश्चित है। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहाँ पे खड़ा पाते हैं? कांग्रेस को तो मैं उत्तर प्रदेश का, देश की राजनीति कहीं खड़ा नहीं मानते हैं। कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी जी, वही कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और कांग्रेस के फॉलोअर जो हैं, उनकी जो देश में जो पॉपुलैरिटी है, जो देश की जनता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी अपने आप में पर्याप्त हैं। अभी मैं आज ही टेलीविजन पे न्यूज देख रहा था कि कर्नाटक में तख्ता पलट होने वाला है। सिद्धारमैया जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको हटा करके शायद 2 लोग ये चाह रहे हैं कि अब दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना। तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका बयान आया है कि कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन का निर्णय वह हाई कमान करेगा। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं तो फिर हाई कमान कौन है? तो कांग्रेस एक डूब चुकी नाव है और उसकी चर्चा करना ही इस देश में बेकार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आप अमित शाह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं अमित शाह यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के पहले एक भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। माननीय मोदी जी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं। 140 करोड़ देशवासियों के नेता हैं। 140 करोड़ जनता उनका अपना परिवार है। वह लगातार 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में और उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्र सेवा की कमान अपने हाथों में लिया हुआ है। और आप देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे विश्व में माननीय मोदी जी ने
भारत की साख को निरंतर बढ़ाने का कार्य किया है। पहले यहाँ के जब प्रधानमंत्री जाते थे विदेशों में, जब भी विदेश स्तर की कोई मीटिंग होती थी, कोई सेमिनार होता था, कोई आयोजन होता था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ताली बजाने का काम करते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी एक मुख्य अतिथि के रूप में जाते हैं। विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनका जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं, ये भारत जैसे देश के लिए एक सपना था, जिसको साकार करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। और माननीय मोदी जी हम लोगों के इस देश के सर्वमान्य नेता हैं और उनके नेतृत्व में भारत पूरी निरंतरता के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ विश्व में अपनी पहचान बना चुका है, मैं तो कह रहा हूं, और विकसित देशों की कतार में खड़ा है। आज अंतरिक्ष से लेकर के पृथ्वी तक, सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक भारत एक नंबर पर चल रहा है। विकसित देशों से अपनी प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक दिन बहुत ही जल्दी पूरे विश्व में विकसित राष्ट्रों में अपना एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल जो कि अपने उत्तर प्रदेश से है। पहले के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में आपको कितना अंतर समझ में आता है? बहुत अच्छा सवाल किया ये आपने। विकास के दृष्टिकोण से, मतलब कहाँ तक अभी ये उत्तर प्रदेश का विकास अभी कितना हो पाया है? उत्तर प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ जी के पास आई है, तब से उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, परिवारवाद, आतंकवाद ये खत्म हो चुका है। आज 24 घंटे दिन और रात महिलाएं जब चाहे तब अपने रोजगार से, अपनी नौकरी से, अपने विद्यालय से, अपने कार्यक्षेत्र से सकुशल अपने घर आ सकती हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, किसी के दिमाग में कोई डर नहीं है। और विकास के क्षेत्र में पूरा उत्तर प्रदेश आज 4 लेन, 6 लेन, ऊर्जा के क्षेत्र में, नगरों की सफाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें जो नारा दिया गया था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान बनेंगे, वो वास्तव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय अजय मिश्रा टेनी जी का जो सपना था उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में, और जिस तरह से दिल्ली की अपेक्षाओं पर माननीय योगी जी ने कार्य किया, आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में पूरे भारत में अग्रणी क्षेत्र बना हुआ है। और इसमें जरा सा भी हमको संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश, जो कि इसके पिछली सरकारों में विकास के क्षेत्र में पूरे भारत में 10 बार हमें स्थान पे रहता था, आज प्रथम और दूसरे स्थान के लिए संघर्ष कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के साथ भारत के पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास में मेहनत किया है, और उत्तर प्रदेश उन लोगों की इच्छा अपेक्षा के अनुरूप विकास कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपके विचार इतने प्रेरणादायक हैं और आपने जिस स्पष्टता के साथ और जिस आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रखे, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी आपकी बातों से सहमत होंगे और ये आपके जो विचार हैं ये दर्शा सर्किल के पहले एपिसोड को बहुत ही यादगार बना देगी। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।